बस चलवा दे। पता क्या है ना, ऑनलाइन ले लिया करो क्लास ना। क्या क्या नहीं शुरू किया तूने? पढ़ना ही नहीं शुरू किया है? अरे बेटा वो तो कल लोगे। हाँ जी, कल हमने एसिड बेस स्टार्ट किया था। आज थोड़े से पहले क्वेश्चन करते हैं, एक दो। हाँ जी बताएं मुझे अमनदीप। Which of the following acid help us to remove ink stain? ये थोड़ा जनरल नॉलेज। इंक स्टेन को, जैसे अगर मान लो इंक का स्टेन लग गया तो कौन सा एसिड यूज किया जाता है? ठीक है, Which acid help us to remove ink stain? A. Lactic acid, oxalic acid, carbonic acid, citric acid. हाँ मनदीप। हाँ जी, और कोई? और कोई? हाँ बताओ। हाँ रितिका, पता है नहीं, कुछ भी लगा दो है। हाँ जी, आंसर है ऑक्सैलिक एसिड। लिख ले बड़ा बड़ा, ऑक्सैलिक एसिड। कि ऑक्सैलिक एसिड को इंक स्टेन रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। चलो ये बताएगा मनदीप, ये तो चलो वैसा था, इसमें लगता है दिमाग लगाएगा। ठीक है, हाँ इसको थोड़ा सा लो करो, टेम्परेचर कौन करता है हाई हो रही है तो हमारे टाइम पे लो कर दिया करो, जरा 19 करो। अच्छा हाँ ये तो रहा। हाँ बताएंगे अब, ये क्वेश्चन सारे लोग दिमाग लगाएंगे, है कि नहीं है? लगा लोगे पक्का? अगर जिसने आंसर दे दिया तो मतलब दिमाग लगाया है। ये जो क्वेश्चन है ना, अभी तक जितनी केमिस्ट्री पढ़ी है ना उसको भी लगाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, और कल का तो लगाना ही लगाना है। ठीक, बताएंगे जरा। नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज, नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नंबर 1 एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल। हमें कहा ना दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, मतलब कुछ नहीं है, दिमाग लगाना है बस। कि देखो पीरियोडिक टेबल में कार्बन कहाँ आता है, कहाँ क्या होता है, कैसा होता है, पलटने की जगह दिमाग। हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नेचर कैसा होता है, कोई तो बताएगा? हाँ जी, क्या होगा? एसिडिक। अब जिन्होंने लगाया जरा बताएंगे कैसे किया आपने? किसने बताया था पहले ये बताओ। हाँ यशव। ओह माय गॉड। हाँ विशांत। मतलब मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम अभी भी रेक्टिफिकेशन पे ही गए हुए हो कि याद आ गया, तुक्का मार दिया। अब दिमाग लगाएं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएं। कार्बन डाइऑक्साइड आपका पीरियोडिक टेबल में इस साइड है भाई, कार्बन किधर आता है? इधर आता है। कार्बन किधर आता है? इधर। बैठ जाओ मनदीप, बैठ जाओ। आपको मैंने बताया था कि नॉन मेटल्स जो हैं, अभी कोई नहीं बोलेगा, मेरी सुने आराम से। मैंने क्या बोला था, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में सिर्फ 4 ग्रुप आते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये पूरी फैमिली जो है नॉन मेटल्स की है। किसकी है? नॉन मेटल्स की। अब एक बस इतना सा देखना था कि ये है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं? मैंने बचपन में याद किया था, मैंने सोचा ऐसा हो सकता है ये भी सोच लेते कि मैडम ने ये बताया था कि नॉन मेटल है, और नॉन मेटल कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। क्या लगाना था? कॉन्सेप्चुअली चल लो थोड़ा सा, समझ में आई? देखो जितने भी नॉन मेटल्स हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जितने भी ऑक्साइड्स बनाएंगे, जैसे कार्बन का बन गया CO2, N का बन गया NO2, ऑक्सीजन का मान लिया पालो वाटर है, वाटर तो चलो हम नहीं यूज करते क्योंकि वाटर जो होता है एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ठीक है, और जैसे एक दो ले ले, जैसे SO2, ये सारे के सारे कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। और हमने ट्रिक भी करी थी, मेटल
नॉन मेटल, एसिड, बेस। जितने मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल कैसे बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। अगर आपने थोड़ा सोचा होता कि कार्बन नॉन मेटल है, ये उसका ऑक्साइड है, और उसका अगर ऑक्साइड है तो कैसे नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का। अब एक और चीज भी बताती हूँ मैं कि हमें, चलो और भी थोड़ा और आगे बढ़े, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें कैसे पता चला कि एसिडिक ही है, ये तो मैंने बोल दिया कि है, पर कैसे। हम क्या करते हैं, ऑक्साइड के अंदर पानी डालते हैं, ऑक्साइड्स के अंदर क्या डालते हैं, वाटर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अगर आप वाटर डालोगे, आप देखो इससे क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा H2CO3। ये है कार्बोनिक एसिड। ये किसका फॉर्मूला है, कार्बोनिक एसिड का। मतलब अगर आप ऑक्साइड्स के अंदर पानी डाल दो और जो चीज आपको मिल जाए, एसिड मिल गया तो वो एसिडिक नेचर का है, बेस मिल गया तो वो बेसिक नेचर का है। आप करें NO2 में डालें, NO2 में आप वाटर डालोगे तो आपको मिलेगा HNO3, नाइट्रिक एसिड। मतलब ये कैसा है, एसिडिक ऑक्साइड है। कैसा, क्योंकि इसके अंदर पानी डालने से आपको एसिड मिला, इसीलिए ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। इनके इन ऑक्साइड में जब आपने पानी डाला आपको एसिड मिला, इसलिए बोल रहे हैं कि ये कैसे ऑक्साइड्स हैं, एसिडिक नेचर के हैं। अब इधर देखते हैं, जैसे मैंने क्या बोला, मेटल्स कैसे बनाते हैं, बेस बनाते हैं। मेटल मतलब हलीना की रब से फरियाद वाले, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे वाले, सारे के सारे अब इनमें डालते हैं, ठीक है। सोडियम का ऑक्साइड NaO, Na2O, भाई फॉर्मूला बनाना आता है ना, या +1 E2 नेगेटिव Na2O, पानी डालो क्या मिलेगा, NaOH। ये कैसा है, बेस है। आप डालें K2O में, आपको मिलेगा KOH, कैसा है, बेस है। तो ये कैसा ऑक्साइड हो गया, बेसिक ऑक्साइड हो गया। MgO में डालो, MgOH का होल ट्वाइस, कैसा है, बेसिक। आप समझ में आया। तो रट्टे मारने का तो वो तो चलो कॉन्सेप्ट है, ट्रिक बता दिया तुम लोगों को कि मेटल्स हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल हमेशा एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। पर कैसे बनाते हैं, आप जो भी ऑक्साइड है उसमें पानी डालो और ये देखो उससे आपको मिल क्या रहा है। अगर एसिड मिल रहा है तो एसिडिक ऑक्साइड बना रहे हैं, अगर आपको बेस मिल रहे हैं तो वो कैसे ऑक्साइड्स बना रहे हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बना रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कार्बन क्या होता है, मेटल की नॉन मेटल। अब पीरियोडिक टेबल जरा सी याद है तो इधर वाले नॉन मेटल, इधर वाले मेटल्स, बीच वाले मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स आप लोगों को बताया ही था, तेरे गीत सबसे बासी और आसान, और उसमें बस पोलोनियम और डाल लेना TO, ठीक है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ना 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जनरल नॉलेज वाले, ठीक है। जैसे ये मैंने पूछा, स्टेन वाला पूछा। नेक्स्ट देखो, एसिड which is specially known as muriatic acid, muriatic acid, muriatic acid, ये किसे बोला जाता है, muriatic acid। ऑप्शंस है HNO3, HCl, HF, none of these। इसका आंसर है HCl, none of these, HCl। क्या है इसका आंसर, HCl। तो ये याद कर लो थोड़े थोड़े ना, थोड़ा थोड़ा सा याद करने वाली चीजें हैं। इसका ऐसा कुछ सच कॉन्सेप्ट नहीं है। मुरियाटिक एसिड आप बस याद कर लेना, किसको किसको कहते हैं, HCl को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, BORIC, ये लिख लेंगे, ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बोरिक एसिड, बोरिक एसिड H3BO3, या HBO3 होगा इसका, ये देखना पड़ेगा क्या होगा इसका फॉर्मूला। बोरिक एसिड लिखेंगे एक बार, इट इज अ वीक एसिड, पहला ऑप्शन लिखेंगे, इट इज अ वीक एसिड, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, it is used as
एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट, it is used to absorb sweat. इसका फॉर्मूला यही है H3BO3, ठीक है। It is used to absorb sweat. स्वेट को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होता है। It is a weak acid. It is used as antiseptic. It is used to absorb sweat. Last, all of the above. आपको बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। कुछ पता है, कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज साइंस की है? विशांत भूल गए? रिवीजन चल रही है, हैं? एंटीसेप्टिक तो पक्का है, एंटीसेप्टिक तो पक्का ही है, वीक एसिड भी है, बिल्कुल परफेक्ट। तो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। आपको पता है जो आइस में, जो हम लोग आइस में सॉल्यूशंस डालते हैं, जितनी दवाइयां होती हैं उसमें बोरिक एसिड डला हुआ होता है, ये भी एक जनरल नॉलेज के लिए है। तो एंटीसेप्टिक यूज हो गया वो एज अ एंटीसेप्टिक। जैसे जो भी आइटोन्स होती है ना, उनके अंदर बोरिक एसिड के सॉल्यूशंस डले हुए होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर आएगा? ऑल ऑफ द अबव। कि बोरिक एसिड क्या है? वीक एसिड है, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। और थर्ड वाला क्या था? इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब स्वेट। और यू कैन ऑल्सो ऐड कि इट इज ऑल्सो एडेड इन आई सॉल्यूशंस। जो आईज के अंदर हम लोग मेडिसिन डालते हैं उनके अंदर भी बोरिक एसिड का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोन प्रॉब्लम? हम लोगों को स्टोन्स हो जाते हैं, लोगों को कौन सा एसिड आपको स्टोन बनाता है? ठीक है, ऑप्शंस, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, HCl, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड। तभी हमारे को टमाटर खाने से मना करा जाता है, स्पिनच खाने से मना किया जाता है, क्योंकि स्पिनच में क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। टमाटर में क्या होता है? सीड नहीं होता जिम्मेदार स्टोन का, ऑक्सैलिक एसिड होता है। क्योंकि जो हमारे पत्थर बनते हैं उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या फॉर्मूला होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। किसमें? कच्चे चावल में नहीं, स्टार्च होता है ना उसमें, तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्टार्च। वैसे तो कच्चे चावल कौन खाता है? पके हुए खाता है कच्चा चावल। ओह माय गॉड, कच्चा चावल क्या करते हैं? मैं तो आज तक नहीं खाया कच्चा चावल। मैं एवं उठा लो, खा लो। यार अगर उससे थोड़ा नहीं नहीं तो यार, ये तो उबले हुए चावल के साथ लोग कहते हैं कि थोड़ा बॉइल्ड अप के साथ चीनी डाल के खा लो, घी डाल के खा लो, नमक खा लो। कच्चे चने, कच्चे 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 चने हैं, ये सब खाने। यार ये तो बड़ा नया तुम लोगों ने बताया। कैसे कोई मतलब जानवर है? कट 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 खा लेंगे उसको, है? चलो आगे करते हैं अब हम। पता नहीं मुझे, देखो टमाटर और स्पिनच का तो पता है। और वैसे ना मैं बताऊं, जैसे डॉक्टर से अगर आप कंसर्न करोगे तो डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि स्टोन्स की भी वैरायटी होती है। ये तो एक जनरलाइज्ड हम कर लेते हैं कि टमाटो स्पिनच से बनता है, पर जिनके स्टोन्स बनते हैं उनकी जरूरी नहीं है कि स्टोन ऑक्सलेट की ही मिलकर बने हुए हो। जनरली कहते हैं ना कि जो मेन मात्रा में वो ऑक्सलेट के होते हैं। तो जैसे जब जिनके भी कभी स्टोन हो इन फ्यूचर या कैसे है, उसका टेस्ट जरूर करवाना चाहिए कि वो है किस चीज के और वो किस चीज से हमें मिलता है। जैसे कि जरूरी नहीं है, डॉक्टर्स का कंसर्न ये होता है कि आपको जरूरी नहीं है कि वो स्टोन आपका टमाटो और स्पिनच वाला ऑक्सैलिक एसिड से ही मिलकर बनाओ, और भी डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं फॉर्म्स होते हैं जिससे स्टोन्स बनते हैं। तो स्टोन को चेक कराना इज मोर प्रेफरेबल। और चावल वाला देखो मैंने नहीं सुना, मैं तो यही नहीं सुना था कि कच्चे चावल लोग खाते हैं, हैं? क्या खाते हैं वो? अब मैं बताती हूँ, चौक की कहानी सुनी तुम लोगों ने। ये वही लोग खाते हैं जिनकी कैल्शियम की कमी होती है, उनकी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। तो वो जैसे होता है ना एडिक्ट होना किसी चीज का, खाना थोड़ी ना चाहिए, गंदी चीज खा रहे हो। चौक मतलब जैसे बचपन में लोग चौक चुरा चुरा के खाते थे, तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जनरली मिट्टी लोग खाते हैं, दीवार खाते हैं, बच्चे खाते हैं जनरली ये सब छोटे। मतलब ये कह रहे हैं मैं तो अभी भी खाता हूँ, पर कौन खाता है? कोई तो खाता तो नहीं है। खाना नहीं चाहिए वो, उससे क्या कहते हैं पता चलिए यही सब पतरी पुतरी इन्हीं को बनती है। अरे मतलब ऐसा होता है कि जैसे वो कहते हैं ना
क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, वो दुर्घटना घटी वाला, सावधानी हटी दुर्घटना हटी। आप हिले नहीं, बच्चे ने दीवार खा ली। अब देखिए नहीं होता है, कार्तिकेय खा लेता है। कार्तिकेय यहाँ की जितनी दीवारें मतलब उखड़ी हुई है, हम उसका नाम लिख दे, कार्तिकेय ने उखाड़ा है सब कुछ। कार्तिक तू रेता खाता है, मतलब हमारे कोचिंग का अगर रेता गायब हो रहा है और दीवारें उखड़ी हुई है तो 2 जनों को पकड़ा जाएगा, एक कार्तिक को और एक सार्थक को, कि कहाँ तुम हमारा रेता गायब करे जा रहे हो और क्या कहते हैं हमारा जो है सीमेंट खत्म कर रहे हो है। अच्छा चलो मजाक हो गया खत्म, अब स्टार्ट करते हैं। आज हमको बेस स्टार्ट करना था, ठीक है। कल हमने एसिड्स कवर कर लिए थे। अब एक और चीज भी है, एक्चुअली एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए 3 मेन साइंटिस्ट आए थे, डेफिनेशंस। अगर हम आज का हमारा पहले टॉपिक होगा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस फॉर एसिड्स एंड बेस, कि हम कि क्या क्या कहां से शुरुआत हुआ था। तो 3 मेन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्लासिफाई किया, मेरा एक पेन नहीं चल रहा है, जिन्होंने क्लासिफाई किया कि कौन एसिड होगा और कौन बेस होगा, ठीक है। 3 बेसिस थे, 3 साइंटिस्ट थे। एक थे अर्हीनियस, सेकेंड आते ब्रॉन्स्टेड लॉरी, हाँ बीएससी एमएससी सब आए हैं यहाँ पे, है ना। अर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लुइस। हाँ मैं लुइस, हाँ 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 हाँ, ये तो मैंने बीच में बताया भी था मेटल एंड नॉन मेटल में, जिन्होंने शुरू से पढ़ा था। तो 3 साइंटिस्ट हैं, अर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड, लुइस। अर्हीनियस के अकॉर्डिंग कि अगर आप किसी सब्सटेंस को, किसी कंपाउंड को, इसके अर्हीनियस ए मतलब एक्वस, इनके लिए एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको उसका पानी में सोल्यूशन पहले बनाना है। पहले जैसे कोई भी सब्सटेंस है, बताना है कि ये कंपाउंड एसिड है कि बेस, आपको पहले उसे उठाना है, पानी में डिसॉल्व करना है, फिर आप बताओगे कि वो एसिड है कि बेस। तो इन्होंने ये बोला एक्वस सोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। अगर एक्वस सोल्यूशन H+ आयन देगा तो वो कहलाएगा अर्हीनियस एसिड्स। क्या कहलाएगा? अर्हीनियस एसिड। और अगर OH नेगेटिव आयंस दे देगा तो वो कहलाएगा अर्हीनियस बेस। ये तो आसान था, ठीक है। कि पर एक्वस सोल्यूशन होना जरूरी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको उसका पहले एक्वस सोल्यूशन बनाना है, पानी के अंदर सोल्यूशन बनाना है। अगर वो H+ आयन दे रहा है तो हम उसे बोलेंगे अर्हीनियस एसिड, अगर वो OH नेगेटिव दे रहा है तो हम उसे बोलेंगे अर्हीनियस बेस। अब ब्रॉन्स्टेड के सुनो कहानी क्या होती है। ब्रॉन्स्टेड ये कहता है, इन्होंने बोला H+ को हम प्रोटोन डोनर भी बोलते हैं, प्रोटोन भी बोलते हैं। H+ को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोन। अगर कोई प्रोटोन डोनर है तो उन्हें बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड, और अगर कोई प्रोटोन एक्सेप्टर है तो वो हो गया ब्रॉन्स्टेड बेस। इसके इसके तो आपको आसानी है, पता ही है आपको, जैसे NaOH आ जाएगा, यहाँ पे KOH आ जाएगा, AlHOH का होल थ्राइस आ जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस आ जाएगा, यहाँ पे HCl, H2SO4, ये सारे के सारे एसिड्स आ जाएंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोटोन देगा वो ब्रॉन्स्टेड एसिड होगा, जो लेगा वो क्या होगा? ब्रॉन्स्टेड बेस। जैसे हमने मान लो एक रिएक्शन लिखी, वाटर प्लस अमोनिया गिव राइज टू, वाटर प्लस अमोनिया गिव राइज टू, तो हमारे इन दोनों के अंदर H+ देता है वाटर, ये कैसे टूटता है? H+ और OH नेगेटिव में टूटता है। ये H+ ये दे रहा है और ये क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि अमोनिया के पास होते हैं लोन पेयर्स, अमोनिया के पास क्या होते हैं? लोन पेयर्स। तो ये दे देगा तो ये क्या बना देगा? OH नेगेटिव प्लस, क्योंकि देखो टूटा कैसे? H+ और OH नेगेटिव में टूटा, H+ इसको दे दिया, क्या बचा? OH नेगेटिव। H इसने ले लिया तो ये क्या बन गया? NH4 पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि H+ दिया, भाई ये तो न्यूट्रल था,
ये कैसा था, न्यूट्रल था। H प्लस दिया तो H प्लस आने से ये बन गया NH4 पॉजिटिव। अब क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें एक और चीज बनती है, उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एक ही दो रिएक्शन याद कर लेना, उसी में से क्वेश्चन आते हैं अगर आएंगे तो। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, अब ये इसके हिसाब से क्योंकि इसने प्रोटॉन दिया तो ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अब इसने दिया तो इससे बना ये, तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस और ये इसका हो गया कॉन्जुगेट एसिड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से सी हटा दो, यहां एसिड और बेस लिख दो सिंपल। इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। अभी फिर से करेंगे, देखो क्या करना है। हमें पता है वाटर और अमोनिया, पहले तो आपको कुछ नहीं करना, वाटर को तोड़ा H प्लस और OH नेगेटिव। हमें पता है अमोनिया तो H देगा नहीं, अमोनिया तो H देगा नहीं, कौन देगा, ये देगा, और इसके पास लोन पेयर है, ये एक्सेप्ट करेगा। बना दिया आपने, क्या क्या बन गया। अब इससे क्या बना, OH नेगेटिव बना, ये एसिड था, तो इससे जो बना है वो कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। अगर एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा, ये याद रखना। एसिड से बनेगा कॉन्जुगेट बेस, बेस से बनेगा कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। उसका उल्टा बनेगा, एसिड से कौन क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस, और बेस से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड, और इन्हीं को बोल देते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। दिस इज ऑल्सो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, ये रिएक्शन लिखी हुई होगी, आपसे पूछेगा अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड कौन है, पूछेंगे अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड कौन है। उसमें एग्जाम्पल देखो क्या लिखा होंगे, ऑप्शंस क्या होंगे। जैसे यही क्वेश्चन दे रखा है, आपसे पूछेंगे व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट एसिड फॉर अमोनिया, तो वहां पे लिखा हुआ होगा NH4 पॉजिटिव, NH नेगेटिव, NH क्या कहते हैं OH नेगेटिव, ठीक है, और कुछ क्या हो सकता है जैसे NH2 नेगेटिव, ऐसे ऑप्शन दे रखे होंगे। अब जिसको रिएक्शन आती होगी, मतलब ये तो सिर्फ इतना लिखेंगे, व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद वाटर व्हाट विल बी इट्स कॉन्जुगेट एसिड। तो आपको बस अगर इतना पता होगा कि अमोनिया और वाटर में वाटर H प्लस देता है, अमोनिया H प्लस लेता है और NH4 पॉजिटिव बनाता है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। और चुपचाप आप किसको टिक लगा के आ जाओगे, NH4 पॉजिटिव को टिक लगा के आ जाओगे। एक ये रिएक्शन पॉपुलर है, दूसरी रिएक्शन करते कौन सी पॉपुलर है, एक ये हो गई, लिख लिया, लिख लो, लिख लो, आराम से लिख लो। हेलो, कुछ नहीं होता, फिर रहने दो, बढ़ा रहे बस। हाँ जी, लिख लेंगे इसको कि वाटर और अमोनिया के बीच में, और एक और क्वेश्चन इसी से आता है कि इसकी रिएक्शन में वाटर कैसे एक्ट कर रहा है, एसिड, बेस, एम्फोटेरिक, नन ऑफ द अबव। तो इसमें वाटर कैसा एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह, तो आप किसको टिक लगाएंगे, एसिड। ये भी क्वेश्चन आता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, पहले खुद ट्राई करो। A reaction between HCl and water, HCl, hydrochloric acid and water, a reaction between HCl and water, HCl और water की रिएक्शन हो रही है, what will be water act as, मतलब इसमें water कैसा एक्ट करेगा, water कैसा एक्ट करेगा, ये आप लोगों ने लिख लिया ना, मिटा दो इसको मैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है HCl और वाटर के बीच में रिएक्शन हो रही है, इसमें वाटर कैसा एक्ट कर रहा है, बेस। किसी ने बताया, अंशिता ने बताया बेस।
हाँ जी, कोई और बता पा रहा है? अब इसमें दिमाग क्या लगाना है, देखो सुनो, HCl प्लस वाटर। एक चीज याद रखेंगे, H प्लस डोनर एसिड से ज्यादा अच्छे और कोई नहीं हो सकते। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो उसकी टेंडेंसी H प्लस देने की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दूसरे की। ये भी H प्लस देता है, ये भी H प्लस देता है। भाई आप इसको ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक करोगे? H प्लस Cl नेगेटिव में। इसको कैसे ब्रेक करोगे? H प्लस OH नेगेटिव में। अब ये देखना है H प्लस कौन देगा और बाजी जीतेगा, और जो H प्लस देगा वो एसिड होगा। आप एक बार बताओ, ऑब्वियस सी बात है, HCl और वाटर की कंपैरिजन में कौन एसिड है ज्यादा? HCl। तो होगा क्या, HCl विन कर जाएगा, ये H प्लस दे देगा और ये उसको ले लेगा। अब इसने दिया तो ये एसिड हो गया, इसने लिया ये बेस हो गया। अब बनाओ उससे क्या क्या बनेगा? इससे बनेगा Cl नेगेटिव, क्योंकि इसने H प्लस दे दिया तो Cl नेगेटिव ही बचा। इसने H प्लस ले लिया, ये बन गया H3O पॉजिटिव। तो इस ये एसिड था, तो ये इसका क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। और ये इसका क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। ये दो मेन रिएक्शन है, इनको याद करो। HCl और वाटर के कंपैरिजन में HCl H प्लस देगा, वाटर एक्सेप्ट करेगा। यहां वाटर किसकी तरह काम कर रहा है? बेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसने H प्लस क्या किया? एक्सेप्ट किया। ये H प्लस एक्सेप्टर है और ये H प्लस डोनर है। तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है। और एक और बात, अगर ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसका जो ये बेस होता है वो वीक होता है। मतलब अगर एक चीज स्ट्रॉन्ग है तो दूसरी क्या होगी? वीक होगी। मान लो ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये इसका ये वीक जो है एसिड होगा। ठीक है। तो जनरली ये वीक बेस होता है, यहाँ पे ये वीक बेस होता है, तो ये इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होता है। मतलब दो बेस पेयर में अगर एक चीज स्ट्रॉन्ग है तो दूसरी उसकी क्या होगी? वीक होगी। अपोजिट होता है बस। ठीक है। तो इतना सा आपको पढ़ना है ब्रॉन्स्टेड में। दो मेन रिएक्शन याद रखेंगे, एक वाटर विद अमोनिया जिसमें वाटर H प्लस देगा, अमोनिया एक्सेप्ट करेगा। एक वाटर विद HCl, HCl देगा और वाटर एक्सेप्ट करेगा। अब मैं अगर क्वेश्चन पूछूं एक और, अगर एक और ये याद आ रहा है मुझे, H2SO4 और HCl में कौन स्ट्रॉन्ग है? ये भी गलती है, उसे किंग ऑफ द एसिड्स कहते हैं हम। H2SO4 को किंग ऑफ द एसिड्स कहा जाता है, पर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता, HCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? HCl। अब इन दोनों की रिएक्शन में दोनों ही एसिड्स हैं, पर फिर भी एक को देना है, एक को लेना है। तो होगा क्या, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो H प्लस दे देगा। तो इन दोनों में ये स्ट्रॉन्गर है, ये दे देगा H प्लस और Cl नेगेटिव, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ये बना लेगा H3SO4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना कि इन दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड है HCl। कौन स्ट्रॉन्गर है? HCl। इसको किंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में, प्रिपरेशंस में, लैब्स में हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं फॉर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो इसलिए इसको बोला जाता है किंग ऑफ द एसिड्स। यूज ज्यादा होता है। ठीक है। अदरवाइज अगर आप स्ट्रॉन्ग की बात करोगे तो HCl इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ब्रॉन्स्टेड में ये तीन रिएक्शन ध्यान रख के जाएंगे, बस सफिशिएंट होगा। ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, लुईस पे। हो गया ये आपका? नेक्स्ट पहुंचे तो ब्रॉन्स्टेड में H प्लस डोनर क्या कहलाएगा? एसिड। और H प्लस एक्सेप्टर क्या कहलाएगा? बेस। अमोनिया क्या है हमारा? कॉन्जुगेट बेस है, मतलब बेस है। और वाटर जो है वो वेरी करता रहता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। वाटर कैसा होता है? एम्फोटेरिक नेचर का। कहीं पे ये एसिड के भी काम कर देता है और कहीं पे ये बेस का भी काम करता है। नेक्स्ट करेंगे लुईस। लुईस एसिड बेस पेयर। लुईस ने क्या कहा? लुईस एसिड बेस पेयर, जो लोन पेयर
एक्सेप्ट करेगा वो होते हैं लुईस एसिड, और जो लोन पेयर डोनेट करते हैं वो कहलाते हैं लुईस बेस। जैसे अमोनिया, बस अमोनिया को अच्छे से याद कर लो। अमोनिया के लोन पेयर है, ये देने का काम करता है। जितने भी बोरोन के हलाइड्स हैं, जैसे BH3, BF3, BBr3, BCl3, BI3, ये सारे के सारे क्या होते हैं? लुईस एसिड्स होता है। इनके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल होती है। हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, मान लो ये ऐसे ऐसे है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है। इनके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होती है, एम्प्टी p ऑर्बिटल होती है। अमोनिया उसमें देने का काम करता है। इसने लोन पर दिया तो ये हो गया लुईस बेस, इसने लिया तो ये क्या हो गया? लुईस एसिड। और ये जो बॉन्ड बनता है वो बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये मैंने पहले भी करवाया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब एक और क्वेश्चन पूछे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर मैं आपके सामने बोलूं, ठीक है, ये देने का काम कर रहा है, डन, ये एसिड है ये वाला पार्ट। अब मैंने आपसे पूछा ये बताओ, BF3 है, BCl3 है, BBr3 है और BI3 है। अब किसी ने भी ना अगर मेटल नॉन मेटल की भी वीडियो ढंग से देखी होगी तो आंसर कर सकता है, पर देखने वाले तो हम हैं नहीं, समझ तो पता है, दिमाग लगाएंगे। इनमें से कौन स्ट्रॉन्गर है? इन चारों में से अगर मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिटी बताना पड़े तो कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? क्या ऑर्डर बताएंगे आप? ये है मान लो A, ये B, ये C और ये D। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होगा? फ्लोरीन। A, B, C और D। डन? कोई चेंज किसी का भी? विठल यार ऐसे कुछ पूछ रही है, कुछ पक्का गड़बड़ है। हाँ हाँ जी, कोई और बताएगा? क्या मैं इसको करेक्ट मान लूं? A is much stronger than B, then C, then D। कोई पुराने कॉन्सेप्ट याद हो कभी किसी के? विशांत 10th क्लास याद आ रही हो कुछ? नहीं तो 11th ही याद आ रही हो। 11th 12th तो की है ना तुम लोगों ने कि नहीं की है? डाउट में आ गई हूँ मैं। है अच्छे से नहीं की, कोरोना में बीत गई। मैं क्या है ना, जैसे NDA वालों को पढ़ाओ ना, 11th 12th वाला को, 11th 12th वाले बोलते कि 9th 10th कोरोना में बीत गई, NDA वाले बोलते 11th 12th कोरोना में बीत गई। अब तुम लोग क्या बोलोगे, क्या चीज कोरोना में बीता? कॉलेज। तो तुमने 11th 12th सही से की है मतलब। केमिस्ट्री तो सत्यानाश। हाँ तो बेटा जी बड़ा दुखद समाचार है? फ्लोरीन को लास्ट में कर दे, चलो डन करते हैं हम फ्लोरीन को। DACD, दुखद से दुखद, कुछ भी कर लो इधर से। आप करें? अच्छा अभी इनका भी लिख लें। एक और हाँ, ABDC, दुखद से दुखद। क्या तो ये यहाँ कुछ चल रहा है सारे, मतलब तुम सब लगा के दे दोगे हैं? चल इसका भी बड़ा मन से कह रहा है, इसका भी मैं लिख ही देती हूँ, BACD। क्या रह गया सोचो, क्या रह गया? यस, क्या रह गया है? DCBA, यही रह गया था और ये है करेक्ट। ओ माय गॉड शिट। पर ऐसा क्या क्या कॉन्सेप्ट क्या लगाया आपने? अगर आपने सोचा क्या विचार, एक सेकेंड। हाँ नहीं नहीं, एसिडिटी नीचे से जाते डिक्रीज ही करती है, डिक्रीज ही करती है। आप अगर आप अपना पीरियोडिक टेबल देखोगे ऊपर से नीचे आने पर एसिडिटी घटती ही है,
क्योंकि एसिडिटी का हम रिलेशन क्या लगाते हैं, बेस के साथ ही लगाते हैं, और बेस क्या हो रहा था, जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, फ्लोरीन अट्रैक्ट करता है, तो वो अच्छा ही एसिड होगा। पर जब वो बोरोन के साथ बॉन्ड बनाता है तब कहानी उल्टी हो जाती है। अब सुनेंगे कैसे। इसका आंसर है Vi3 इज द स्ट्रॉन्गर, सिर्फ बोरोन के साथ। माइंडेड, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बोरोन फैमिली की वजह से हुआ है सारा गड़बड़। वरना अगर सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की, आयोडीन की मैं बात करती तो फ्लोरीन ही होता, क्लोरीन होता, फिर ब्रोमीन होता और आयोडीन होता। सिर्फ बोरोन की वजह से सारा आंसर गड़बड़ हुआ और आंसर हो गए ये। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है क्लास 12th का बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग अगर थोड़ा बहुत किसी को याद हो केमिस्ट्री का, बैक बॉन्डिंग। अब ये देखेंगे क्या होता है, ध्यान से सुनना। हाँ, होता क्या है, बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, चाहे वो H के साथ बनाए चाहे फ्लोरीन के, अगर 3 बॉन्ड बनाएगा ना तो उसका एक एम्प्टी ऑर्बिटल रह ही जाता है। अगर मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊं तो बता भी सकती हूँ कि कैसे रहता है। देखो बोरोन क्या होता है, एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं, 2 मिनट लगता है। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s2 2s2 2p1, ठीक है। हमेशा जो ये लास्ट वाले जो होते हैं वैलेंस ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। अब S के पास 2 इलेक्ट्रॉन और P के पास 1 इलेक्ट्रॉन और 2 ऑर्बिटल तो खाली है, ठीक है। अब होगा क्या, जब बॉन्ड बनाने होते हैं तो हमें क्या करना होता है, हम एक्साइटेशन भी करवा सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का रूल है 1 इलेक्ट्रॉन आपका 1 इलेक्ट्रॉन मेरा, तब हम एक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, एक्साइटेशन होती है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब फ्लोरीन के पास लास्ट में 1 ऑर्बिटल है, हमें पता है कैसा होता है, 1s2 2s2 2p5, ठीक है। 2p5 में ऐसे होते हैं 1 2 3 4 1 ये है। हर फ्लोरीन का, ये 1 फ्लोरीन का आएगा, ये दूसरे फ्लोरीन का आएगा, ये तीसरे फ्लोरीन का आएगा, ठीक है। 3 फ्लोरीन है ना, हमें बनाना है BF3। तो बोरोन तो अकेला है, ठीक है। बोरोन के पास कितनी ऑर्बिटल होनी चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वाली 3, एक ये, एक ये, एक ये। 1 फ्लोरीन ने यहाँ बॉन्ड बनाया, 1 फ्लोरीन ने यहाँ बॉन्ड बनाया, 1 फ्लोरीन ने यहाँ बनाया, फिर भी बोरोन के पास 1 ऑर्बिटल खाली पड़ी है, ठीक है। तो हम इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं कि 3 तो बॉन्ड बना दिए फ्लोरीन ने, पर 1 ऑर्बिटल अभी भी उनकी क्या पड़ी है, खाली पड़ी है। तो होता क्या है, अमोनिया के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास है खाली ऑर्बिटल, इसलिए ये लुईस एसिड का काम करती है, क्योंकि इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है, एम्प्टी p ऑर्बिटल है, और इसके पास लोन पेयर ज्यादा है तो ये डोनेट करने का काम करते हैं, तो ये इसमें डोनेट करते हैं। अब कहानी आई कि भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये बोरोन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, जितना खींचेगी एम्प्टीनेस तो और बढ़ेगी, तो ये तो और स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, क्योंकि अभी जो यार जितना ये लेगा उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। पर गड़बड़ क्या होती है कि फ्लोरीन और ब्रोमीन का साइज भी बराबर है, बर्कनॉफ, दोनों एक ही पीरियड के एलिमेंट है, तो ऑलमोस्ट साइज मतलब वैसे डिक्रीज करता है, पर एक ही पीरियड होने की वजह से इनकी ओवरलैपिंग अच्छी होती है। जैसे जैसे नीचे जाओगे, अब मान लो इसका 2p है, इसका भी 2p है, इसका 2p है, इसका 3p आ गया क्योंकि नीचे आ गया, इसका तो 2p है, इसका 4p आ गया, ओवरलैपिंग कम होती जाती है, बॉन्डिंग कम होती चली जाती है। होता क्या है, अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचता है उसी के साथ ही वापस भी कर देता है, इसे बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। इसे क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग, क्योंकि दोनों का साइज ऑलमोस्ट बराबर है, ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग है, तो फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन खींचता है तो फ्लोरीन वापस भी दे देता है, तो जिसके वजह से ये अमोनिया से उतना नहीं लेना चाहता, अमोनिया से उतना लेना नहीं चाहता, जिसके वजह से दीज आर द वीकर एसिड्स। तो इसका आंसर होगा ये, और रीजन क्या है, बैक बॉन्डिंग का। क्या रीजन है, बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग मतलब कि दोनों में ओवरलैपिंग बहुत अच्छी थी, पर वो खींच रहा था तो दे भी वापस रहा था, क्योंकि दोनों का साइज ऑलमोस्ट बराबर था। जैसे जैसे नीचे आए ओवरलैपिंग कम हुई, डिस्टेंस बढ़ता गया, तो ले रहा है पर देने की टेंडेंसी उसकी उतनी नहीं है, जिसकी वजह से वो अमोनिया से
ज्यादा अच्छा सा ले लेता है। तो समझ में आया? तो सिंपल सा है, याद रखेंगे सिर्फ बोरोन फैमिली के साथ एसिड में ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू BF3। और हमेशा हमारे डाउट रहता है कि BF3 होगा, पर BF3 नहीं है। कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है? BI3। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट हो गए जी हमारे खत्म। तो शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो कि ये होगा, क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग। जितना खींचता है उतना वो वापस कर देता है, जिसकी वजह से वो अमोनिया से नहीं लेना चाहता। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे। तो ये 3 काम हो गए आज हमारे। कौन कौन से? कि डेफिनेशंस हो गई अकॉर्डिंग टू द 3 साइंटिस्ट। एक का नाम है ब्रॉन्स्टेड, एक का नाम है लुइस और एक का नाम है अर्हीनियस। अर्हीनियस ने कहा जो H+ देगा वो एसिड होगा, पर एक्वस सॉल्यूशन होना जरूरी है। ब्रॉन्स्टेड ने कहा H+ डोनर एसिड होगा और H+ एक्सेप्टर क्या होगा? बेस होगा। लुइस ने क्या कहा? जो लोन पेयर देगा वो बेस है और जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या है? एसिड्स है। और इनके एग्जाम्पल याद रख लेना, अमोनिया लुइस बेस होता है, BH3 और B के जितने भी हलाइड्स होते हैं वो सारे भी क्या कहलाते हैं? लुइस एसिड्स। अब हम आगे बढ़ेंगे बेस। अब हमारा टॉपिक आज का डलेगा बेस। कि बेस क्या होते हैं? बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। राइट डाउन द फिजिकल। सबसे पहले लिखेंगे बेस। तो बेस तो अब हमें समझ में आ ही गया, जो OH नेगेटिव दे, H+ एक्सेप्ट करे, लोन पेयर दे, वो सब क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। अमोनिया है, NaOH है, MgOH का होल ट्वाइस है, ये सारे के सारे क्या है? बेस है। अब बेस पे हमारा प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आते हैं। तो राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। सबसे पहले क्या लिखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1, दीज आर बिटर इन टेस्ट। जितने बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं। दीज आर बिटर इन टेस्ट। दीज आर बिटर इन टेस्ट। सेकेंड, स्लिपरी टू टच, थोड़े चिकने होते हैं। दीज आर बिटर इन टेस्ट। सेकेंड, स्लिपरी टू टच। थर्ड, they change red litmus solution to blue. They change red litmus to blue. They change red litmus to blue. और एक और चीज बताएं, अल्कलीज क्या होते हैं? करवाया था मैंने, कुछ तो याद रखो भैया। बेस जो जिसका किसका, हाँ हाँ बताए थे, हाँ उनको अल्कलीज बोले थे। क्यों बोलते थे अल्कलीज? बताया था क्यों बोलते हैं। ऐसे बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं अल्कलीज। राइट डाउन लिखेंगे। देखो एक तो बेस हो गए, बेस क्या है? जो OH नेगेटिव देता है, ठीक है, जिनमें OH होता है। बट कुछ ऐसे बेस होते हैं जो OH तो होता है पर पानी में भी डिसॉल्व होते हैं, तो लिखेंगे अल्कलीज। इस पे क्वेश्चन आता है, अल्कलीज क्या होते हैं? बेसिस विच आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। बेसिस विच आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए, डिसॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। जैसे NaOH, जितने भी S ब्लॉक वाले एलिमेंट है ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ये सारे के सारे क्या होते हैं? अल्कलीज होते हैं। जैसे NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, ये सब के सब पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। तो ऐसे बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अल्कलीज। अब जैसे D ब्लॉक में भी बेस होते हैं, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड वाला, आयरन का हाइड्रोक्साइड, ये जो है बेस तो होते हैं, बेस तो ये हैं पर अल्कली नहीं होते। ये बेस तो हैं पर अल्कली नहीं है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन अल्कली नहीं है। क्वेश्चन आया था
इनमें से कौन अल्कली नहीं है? तो NaOH दे रखा था, KOH दे रखा था, MgOH को होल्ट वाइज दे रखा था, एक कॉपर हाइड्रोक्साइड दे रखा था। तो क्या आंसर लगा के आना था हमें? कॉपर हाइड्रोक्साइड की बेस तो है पर अल्कली नहीं है, पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। तो यहां से हम एक लाइन लिख सकते हैं कि all the alkalis are bases, all the alkalis are bases, but all the bases are not alkalis. All the alkalis are bases, but all the bases are not alkalis. ठीक है, समझ में आ गया ना कि all the alkalis are bases। भाई अगर मैं ये कह दूं कि these are alkalis तो ये बेस भी है, बट ऑल द बेसेस आर नॉट अल्कलीज, क्योंकि ये बेस तो है पर अल्कली नहीं है। तो ये दोनों एग्जांपल याद कर लेंगे। जो भी डी ब्लॉक के बेस होते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट के, वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो बेस तो होते हैं पर वो अल्कली नहीं होते क्योंकि वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहे। तो ऐसे बेस जो पानी में डिसॉल्व होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अल्कलीज। क्या बोलते हैं? अल्कलीज। सारे के सारे ग्रुप 1 वाले और ग्रुप 2 वाले, पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक था, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, वहां के जितने भी बेसिस हैं वो सारे के सारे, तभी उनका नाम रखा गया था अल्कली मेटल्स और दूसरे का नाम रखा गया था अल्कलाइन अर्थ मेटल। ऐसे अल्कली मेटल जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं तो उन्हें बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, और ऐसे बेस जो पानी में डिसॉल्व होते हैं उन्हें बोलते हैं अल्कलीज, तो उन्हें बोला अल्कली मेटल। समझ में आ गया? नेक्स्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, इनकी हमें सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज करनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, सबसे पहले रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, जैसे NaOH प्लस जिंक। ठीक है, अगर हमने NaOH को जिंक से किया Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। राइट डाउन, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें भी क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। मतलब बेस के साथ भी जब मेटल रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है, क्योंकि कल हमने जब किया था एसिड विद मेटल, तो एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या रिलीज कर रहे थे? हाइड्रोजन गैस। सिर्फ HNO3 के साथ क्या रिलीज होता है? वाटर। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता, मेटल के साथ रिएक्ट करके ये एक तो बनाते जिंकेट। इस कंपाउंड का क्या नाम है? जिंकेट। मान लो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहे होते NaOHAl, तो ये क्या बनाता? Na2AlO2। इसे बोलते सोडियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट। मतलब इसका नाम लेके पीछे 8 वर्ड लगा देना है। जैसे जिंक लगा के जिंकेट, एलू को लगा के एल्यूमिनेट, यहाँ पे लिख गया सोडियम, यहाँ पे लग गया सोडियम प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो पहली रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल। तो रिएक्शन ऑफ विद मेटल के साथ ये 8 वाला वर्ड लगवा देते थे, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे एल्यूमिनियम इज ऑल्सो अ मेटल, तो इसके साथ बना सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन एसिड प्लस बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल्स, विद नॉन मेटल्स। ये तो हो गया बेस विद मेटल। नेक्स्ट लिखेंगे बेस विद नॉन मेटल्स, कि नॉन मेटल्स के साथ ये क्या रिएक्ट करते हैं। ठीक है, बेस की रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, जैसे बेस हो गया NaOH, नॉन मेटल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3।
सॉल्ट बनाते हैं, Na2CO3, राइट डाउन Na2CO3 प्लस वाटर, मतलब बेस विद नॉन मेटल क्या क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो 2 रिएक्शन करेंगे बेस विद मेटल, एक बार लिख लो फिर करवाती हूँ। बस ये 2 मेन रिएक्शन करनी है। खत्म हो गया आपका बेस खत्म हो रहा है, क्लास भी खत्म हो रही है, रिवाइज कर लेंगे। बेस में पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज करी हमने, दीज आर बिटर इन टेस्ट, दीज आर स्लिपरी नेचर, दे कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू, दे कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। इसके बाद ऑल द बेसिस, मतलब अल्कलीज क्या होते हैं, ऐसे बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाए, ऐसे बेस जो पानी में डिसॉल्व हो, दे आर कॉल्ड अल्कलीज। ऑल द अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कलीज, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड और आयरन का हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हमने इसकी 2 केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल्स। तो ये रिएक्शन आपके नॉन मेटल्स की भी हो गई है एक रिएक्शन, है ना। रिएक्शन विद मेटल, जैसे एसिड जब रिएक्ट करते थे तब भी हाइड्रोजन गैस निकालते थे, यहां पर भी ये क्या रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे 2 एग्जांपल लिख दिया मैंने, NaOH प्लस जिंक, NaOH प्लस एल्यूमिनियम। पीछे 8 वर्ड लगाना है, सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट, प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। बेस विद नॉन मेटल्स, बेस विद नॉन मेटल के साथ सॉल्ट प्लस वाटर, जैसे NaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, Na2CO3 प्लस वाटर। ठीक है, तो ये वाला हमारा पार्ट हो गया खत्म। कल हम लोग सॉल्ट करते हैं और पीएच और इंडिकेटर्स कर लेंगे, तो कल हमारा देखेंगे कि खत्म हो जाएगा चैप्टर। अगर ये खत्म हो गया तो ऑलमोस्ट केमिस्ट्री खत्म होती जा रही है, मतलब मेन चैप्टर्स हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गई, मेटल एंड नॉन मेटल हो गया, अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हमने खत्म कर दिया है। ये हमारा 5th चैप्टर चल रहा है जो कि है एसिड और बेस। तो केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी, है ना। इसके बाद बायो स्टार्ट करेंगे। कल आप लोगों का टेस्ट है जो कि बन चुका है मेटल एंड नॉन मेटल का, तो आप लोग प्रिपेयर करके आएंगे आप लोग अच्छे से, अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो जब अच्छे से प्रिपरेशन होगी तभी वो कर पाओगे आप लोग, है ना, और अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो कल ऑलमोस्ट जितनी क्लास है प्लीज आए, टेस्ट देने से क्या होता है आपको पता चलता है, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी ट्राई करेंगे कि विदाउट चिटिंग जो है पेपर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो ऑनलाइन पे तो हम ध्यान नहीं दे सकते, ये तो खुद की ऑनेस्टी है ना। नव्या, पूनम, यश, जैनित, गौरव, ये जितने मुझे आज दिख रहे हैं 5 बच्चे, ये सब भी कल जो है पेपर देंगे, ठीक है। तो कल आप लोग मेटल एंड नॉन मेटल को प्रिपेयर कर देंगे। मैंने बोला कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो यू कैन गो थ्रू द वीडियोस, जिन लोगों का रह गया वीडियो में भी मैंने इतने ही फोकस होके पढ़ाया हुआ है, अगर आपको समझ आ जाएगा कि किसी ने देखने की कोशिश की, देखा, ट्राई किया देखने का, ये तो टाइम ही नहीं मिला तुम्हें, है। देखो टाइम पढ़ाई के लिए, मुझे ऐसा लगता है जो तुम लोगों की स्टूडेंट लाइफ है इस समय पे, अगर आप अपनी, क्योंकि यही एक है, पता क्या होता है, ये रियलाइजेशन कब आती है, आफ्टर 30s, आफ्टर 30s ये रियलाइजेशन ज्यादा आती है, मे बी अभी भी थोड़ी आ रही होगी, बट आफ्टर 30s ज्यादा रियलाइजेशन होती है कि यार उस समय ये कर लिया होता, प्रेफरेंस ऑर्डर पे इसको रखा होता, तो अलग लगता है, पर उस समय आपके हाथों से निकल चुका होता है, ठीक है। तन्मय, तन्मय क्यों नहीं आ रहा है, कल आया ना ये, बताएंगे कैसे प्रेजेंट लगा रखी इसकी। अनुज, चरणजीत, यशव, वैभव, शिवांश, रुद्रांश, सागर, अमनदीप, सार्थक, विशांत, ईशिका, रितिका, अंशिता, राधिका, यश, प्रेजेंट मैम। ओह यस यार यहाँ पर, ओके थैंक यू सो मच यश। नव्या, पूनम, पूनम, पुष्पांजलि, गौरव, गौरव आया क्या? यस मैम, ऑनलाइन। ओके ऑनलाइन। कार्तिक, शैलजा, शैलजा नहीं, पर्जन्या, दीपेंद्र, कल दीपेंद्र आएगा कि नहीं आएगा? सूर्या, कनिशा, आंचल, अंशुल,
अंशुल, पलक, भरत, जैनित, वंदना, Yes, ma'am. ओके वंदना, हरप्रीत, हरीश एंड विठल एंड अमनीश। ठीक है, तो अमनीश पता है क्या है, आप इसमें एक बार खोलोगे अगर आप यूट्यूब पे। चलो ओके, बाय बाय। वैसे आप लोग भी देख सकते हैं, और केमिस्ट्री में है इस वीडियो को, अगर इफ यू वांट टू।